99% केसेस में ब्रेन ट्यूमर होना एक किस्मत की बात है। जो ट्यूमर होता है ना, वो किसी भी सेल्स का ओवरग्रोथ होती है, एक मास के फॉर्म में, गांठ के फॉर्म में। वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैंसरस, एक होते हैं नॉन कैंसरस। तो जो नॉन कैंसरस होते हैं उनको हम बिनाइन ट्यूमर कह देते हैं और टेक्निकली, और जो कैंसर टाइप के होते हैं उनको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो बेसिकली दोनों टाइप के ट्यूमर हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। हर आदमी को साल 2 साल में एक बार हेडेक तो हो जाता है, पर ब्रेन ट्यूमर का हेडेक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्शन करने के लिए एमआरआई इज द बेस्ट, सेफेस्ट एंड इजी इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। एमआरआई ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने में या ये रूल आउट करने में कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है। क्या इलाज के बाद ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर कभी वापस भी आ सकता है? हमने जब अपना रिसर्च शुरू किया था, सबसे बड़ी बात यही करी थी कि ब्रेन ट्यूमर को 100% निकाल के ये कहना कि ये क्योर हो गया है, अब दोबारा कभी नहीं हो सकता, ये मुश्किल से 2-4% केसेस में ही पॉसिबल हो पाता है। हेलो, वेलकम। आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो जितना गंभीर है उतना ही जरूरी भी, ब्रेन ट्यूमर। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर की जागरूकता के लिए जाना जाता है, और आज हम समझेंगे कि क्या सामान्य सरदर्द ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है, क्या इसे पहले ही पहचाना जा सकता है, क्या इलाज के बाद जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती है। और इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता से। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। और जब हम बात शुरू करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो ये एक ऐसा टर्म है जो कि कई संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप ये क्लियर कर दें कि एग्जैक्टली ये ब्रेन ट्यूमर है क्या। थैंक यू मानव फॉर हैविंग मी इन द शो। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की। तो जैसे हमने ट्यूमर के बारे में सबको पता है, कोई भी शरीर के अंदर अगर सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है और एक वो मास की तरह या एक गांठ की तरह निकल के आता है, तो उसको ट्यूमर कहते हैं। ऐसा ही गांठ, ऐसे ही ट्यूमर जो है ब्रेन में भी होते हैं, तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। और ये ब्रेन के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, हमारे स्कल में भी हो सकते हैं, स्कल के नीचे भी हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर पानी होता है उसमें भी हो सकते हैं। ब्रेन के 2 हिस्से मोटे मोटे जाने जाते हैं, एक होता है बड़ा वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा, और एक होता है पीछे का छोटा हाइंड ब्रेन। तो दोनों हिस्से में भी ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं। ओके, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो आपसे कि एक बात ये अक्सर कही जाती है, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर, ये बहुत ही ऐसे इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल हो जाते हैं कई बार, जो लेमन भाषा में हम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर में क्या फ़र्क है? जो ट्यूमर होता है ना, वो किसी भी सेल्स का ओवरग्रोथ होती है, एक मास के फॉर्म में, गांठ के फॉर्म में। वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैंसरस, एक होते हैं नॉन कैंसरस। तो जो नॉन कैंसरस होते हैं उनको हम बिनाइन ट्यूमर कह देते हैं और टेक्निकली, और जो कैंसर टाइप के होते हैं उनको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो बेसिकली दोनों टाइप के ट्यूमर हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। कैंसर वाले ट्यूमर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, ये बात अक्सर आती है कि ब्रेन ट्यूमर इज़ अ फेटल डिसीज़, वो जानलेवा बीमारी है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, एक बेनिग्नेंट और एक नॉन मेलिग्नेंट या बिनाइन। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इसको हम थोड़ा और खोलें और मैं समझना चाहूँ कि किस तरह के ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो जानलेवा होते हैं और किस तरह के होते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में, लेकिन वो आपकी बॉडी को इतना हार्म नहीं पहुँचाते। तो जब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो 2 तरीके से। एक तो वो बहुत सारे सिम्टम्स करता है, जैसे सीजर्स है या हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है तो उसके सिक्रेशंस है। दूसरा, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक क्लोज स्पेस में है, स्कल के अंदर है, जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। उसके अंदर अगर वो एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करेंगे, ट्यूमर बनेगा, तो बाकी ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम करते हैं। अब वो अगर कैंसर वाले हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, निकालने के बाद दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वो जानलेवा हो सकते हैं कुछ सालों में। पर अगर हम बिनाइन की बात करते हैं, तो बिनाइन जो है एक बार अगर निकल जाता है या एक बार उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं, और होता भी तो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत लंबे टाइम बाद होता है। तो वो भी जानलेवा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद दोबारा भी ग्रो कर सकता है। अगर आप कहें कि ब्रेन ट्यूमर को हम जड़ से निकाल देंगे और वो दोबारा कभी नहीं हो सकता और उसका इलाज परमानेंट हो गया, क्योर हो गया, तो ऐसा बहुत कम केसेस में हो पाता है। जनरली ब्रेन ट्यूमर की मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उसका 100% एक्सीजन नहीं हो पाता और दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि आपने एपिसोड की शुरुआत में बताया कि हमारा जो दिमाग है वो 2 हिस्सों में बटा होता है, मेनली एक आगे का हिस्सा और एक हाइंड ब्रेन, जैसे कि आपने पीछे बताया। तो मेरा ये भी जानना मैं आपसे चाहता था कि क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जो है, क्या ब्रेन की किस लोकेशन में वो मौजूद है उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेन के अंदर किस लोकेशन में ट्यूमर है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हमारा ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं,
उसमें अगर ट्यूमर होता है तो सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, बहुत बड़े साइज़ का ट्यूमर हो जाता है तब तक भी सिम्टम नहीं आते, और जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है या कुछ साइड वाला हिस्सा है जो कि काफ़ी फंक्शनली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें भी ब्रेन ट्यूमर होता है तो हम सर्जरी करके अच्छा रिजल्ट अचीव करते हैं। पर ब्रेन के सेंटर पार्ट में, डीप पार्ट में ब्रेन के, या हाइंड ब्रेन में भी डीप पार्ट में अगर ट्यूमर है तो वो हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट नर्व्स, इंपॉर्टेंट जो ट्रैक्ट्स हैं जिससे सारे सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन के आगे हमारी पूरी बॉडी में, उसको अगर इन्वॉल्व करता है, उसको कंप्रेस कर रहा है, तो उस केस में हमारे को सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते, और अगर उसमें दोबारा ग्रोथ होती है तो पेशेंट को सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लोकेशन ऑफ द ट्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट की, उसके प्रोग्नोसिस की, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की, और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी। ओके, आपने सिम्टम्स की बात की, तो मैं बेसिक वहीं पे आना चाहूँगा शुरुआत में कि अब ये कोई बुखार तो है नहीं है, बुखार होता है तो आप थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्टम्स समझ में आते हैं आपको कि जो आप ऐसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है? सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम है वो है हेडेक। पर हेडेक तो हमारे को बहुत सारे लोगों को होता है, हर आदमी को साल 2 साल में एक बार हेडेक तो हो जाता है। पर ब्रेन ट्यूमर का हेडेक थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंट होता है। उसमें परसिस्टेंट हेडेक होता है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, हेडेक के साथ उल्टी जैसा मन, ये भी होता है। कई पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है दिखाई देने में, सुनाई देने में, सूंघने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक साइड का हाथ पैर कमज़ोर हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे साइकेट्रिक पेशेंट हो, डिप्रेशन में है या एग्रेसिव हो गए। कई लोगों का ब्लैडर बॉर्न इन्वॉल्व हो जाता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली बेहोश होते रहते हैं, या कई लोग इतना बड़ा ट्यूमर हो जाता है पता नहीं चलता कि वो बेहोशी में चले जाते हैं। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हेडेक है। पर जितने लोगों को हेडेक होता है उसमें से मुश्किल से 1% को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हेडेक है तो आप ये सोचें कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो बिल्कुल गलत है। पर हाँ, ब्रेन ट्यूमर का मुख्य लक्षण हेडेक है। तो इसको थोड़ा और खोलते हैं आपकी बात को, क्योंकि सर दर्द तो बहुत कॉमन है जैसा आपने बताया, तो मैं कहूँ सर दर्द है या माइग्रेन है, तो इसको क्या हर बार सर दर्द ट्यूमर का लक्षण होगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है? तो इसको कैसे बारीकी से डायग्नोस किया जाए? जब हम सिर दर्द की बात करते हैं तो सबसे कॉमन सिर दर्द का कारण है टेंशन हेडेक या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक, जिसमें कि हम सारे दिन से थके हुए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हमने खाना ठीक से नहीं खाया तो हमें हेडेक हो गया, बारिश में भीग गए, ठंड लग गई, जुकाम हो गया तो हेडेक हो गया, साइनोसाइटिस है, हमारे को विजन में प्रॉब्लम है, चश्मा नहीं पहनते हैं, कान में दर्द है, उससे हेडेक हो गया। 50-60% हेडेक का जो कारण है वो ये कारण है। उसके बाद आते हैं अलग कारण, जैसे कि माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, जिसमें कि हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें भी स्पेसिफिक पैटर्न होता है, रिकरेंट पेन होगा, एक साइड में पेन होगा, आवाज़ से, रोशनी से प्रॉब्लम होगी, या फिर कुछ और सिम्टम्स हैं, ऑरा के सिम्टम्स हैं उसमें हो जाते हैं माइग्रेन में। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर ब्रेन ट्यूमर को रूल आउट करना है तो हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा एमआरआई करके। अगर एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो इसका मतलब और कोई कारण है। उसमें अगर स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, जो कि 1-2 दिन का हेडेक होता है, दवाई खाने से ठीक हो जाता है, तब तो वो भी अलग हो गया। लेकिन अगर इन सब के कारण नहीं है तो फिर माइग्रेन का नंबर आता है। तो माइग्रेन इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब कि माइग्रेन के टिपिकल सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने रूल आउट कर लिया कि कोई और कारण तो नहीं है, चाहे एमआरआई करा के देख लिया, चाहे एक सीटी स्कैन करा के देख लिया। तो अगर कोई और कारण नहीं मिलता तो हम उसको माइग्रेन लेबल करते हैं। ये भी मुझे पूछना था आपसे कि एमआरआई और सीटी स्कैन जो है, इनका डायग्नोसिस में कितना रोल होता है, कितने अलग हैं ये एक दूसरे से? जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एमआरआई को आए पिछले 15-20 साल हुए हैं, और 15-20 साल में इंडिया में एमआरआई हर जगह अवेलेबल है। हर सिटी में, एक टीयर 1 टीयर 2 सिटी में मेरे ख्याल से हर 5-7 किलोमीटर पे एक एमआरआई की मशीन लगी हुई है। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्शन करने के लिए एमआरआई इज द बेस्ट, सेफेस्ट एंड इजी इन्वेस्टिगेशन टू बी डन। एमआरआई ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने में या ये रूल आउट करने में कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है। पहले के ज़माने में सीटी स्कैन होते थे, या अभी भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं जहाँ पर कि एमआरआई इतना इजीली उपलब्ध नहीं है, या इवन जो इंग्लैंड डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं जहाँ पर कि एमआरआई की 2-2 महीने बाद की डेट मिलती है। सीटी स्कैन में काफ़ी बार ब्रेन ट्यूमर मिस हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई हेडेक की प्रॉब्लम है तो एमआरआई पे जाए, ब्रेन ट्यूमर रूल आउट करना है तो सीटी स्कैन विल नॉट हेल्प। एक बात और भी, जब आप केस स्टडीज़ अगर पढ़ते हैं तो मैंने कुछ पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बार बार उल्टियाँ हो रही होती हैं, दे वॉमिटिंग, उनको वॉमिटिंग की दिक्कत है बार बार, और वो उसे कॉमन समझ लेते हैं, उसे सीजनल समझ लेते हैं, कुछ खा लिया ये समझ लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल, मतलब अल्टीमेटली जो उसका कारण निकल के आता है वो ब्रेन ट्यूमर आता है।
अगर हम उल्टियों की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे कारण हैं बॉडी में जिसकी वजह से उल्टी हो सकती है, पर अगर हम ब्रेन ट्यूमर से रिलेट करने की कोशिश करें तो देयर आर टू रीजंस। एक रीज़न ये है कि हेडेक के साथ अगर वॉमिटिंग होती है तो हेडेक रिलीफ हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि वॉमिटिंग रिलीव्स हेडेक इन ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स। सेकेंडली, हमारे ब्रेन में एक वॉमिटिंग सेंटर होता है जो कि हमारे हाइंड ब्रेन में लोकेटेड होता है। अगर उस एरिया में ट्यूमर है और उस एरिया को इरिटेट करता है तो भी पेशेंट को रिपीटेड वॉमिटिंग्स होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल वॉमिटिंग का इंसिडेंस देखें तो हाँ, 0.1% केसेस में हम उसको ब्रेन ट्यूमर से रिलेट कर सकते हैं। ओके। एक सवाल सर मेरा ये भी था कि भारत जैसे देश में जहाँ छोटे छोटे कस्बों में हर जगह तो भले ही सीटी स्कैन तो अवेलेबल है, लेकिन आपने बताया उतना इफेक्टिव नहीं है। एमआरआई बहुत कम जगह मिल पाती है अभी भी, अगर छोटे कस्बों में देखें तो क्या आम लोग घर पर कुछ मतलब पकड़ सकते हैं इस बीमारी को, पहले अर्ली डिटेक्शन हो सकता है घर पे? देखिए, अगर किसी को लगातार सिर दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है और दौरे पड़ रहे हैं और एक साइड का हाथ और पैर कमज़ोर हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है ब्रेन ट्यूमर का। तो उस केस में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और एमआरआई तो कराना चाहिए। उससे पहले आपको अपने फैमिली फिजिशियन से या किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा जो कि एमआरआई लिखेंगे और एमआरआई आप कराएंगे। शॉर्ट ऑफ एमआरआई देयर इज़ नो अदर वे हाउ टू डायग्नोज अ ब्रेन ट्यूमर। ओके। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, हर वर्ग के, हर उम्र के आते होंगे, हर हर जेंडर के आते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस एक्सपीरियंस के आधार पर कौन से वर्ग के, कौन से कैटेगरी के, कौन से उम्र के लोग ब्रेन ट्यूमर से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं? जैसा कि आज से 10-15 साल पहले तक हम जब पढ़ाई करते थे, 20 साल पहले, तो ये सुनते थे कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ब्रेन ट्यूमर, इनमें बॉडी में भी ट्यूमर ज़्यादा होंगे तो ब्रेन ट्यूमर भी ज़्यादा ही होंगे। पर लास्ट 15-20 साल में हमने ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में भी अब कैंसर्स होने लगे हैं, ब्रेन कैंसर्स, मतलब मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स, जो कि पहले नहीं होते थे। पहले 50-55-60 साल की उम्र के बाद ही ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर देखे जाते थे। पर आजकल हमारे पास एज यंग एज 20-25 ईयर्स वाले लोग जो हैं, उनमें भी हम लोग ब्रेन में कैंसर्स देखते हैं। बाकी ब्रेन ट्यूमर्स तो छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, बुजुर्ग में, हर एज पे हम लोग कॉमनली देखते हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। ब्रेन का सबसे कॉमन ट्यूमर वो ट्यूमर है जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस मतलब होता है कि वो प्राइमरी ट्यूमर कहीं और है और वहाँ से फैल के वो ब्रेन में गया है। तो अगर वो ब्रेन में गया है और ब्रेन मेटास्टेसिस है तो वो सबसे कॉमन ब्रेन का ट्यूमर है अभी भी, जिसमें हम 90% केसेस में रेडिएशन से ही ट्रीट कर देते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो वाले ट्यूमर्स का इंसिडेंस डेफिनेटली बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए क्योंकि बॉडी की काफ़ी सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में ही देखे जाते हैं। जैसे कि आपने बात करी अभी कि आप पिछले 15-20 सालों से देखते हैं कि युवाओं में और वो एक जो यंग लोग हैं उनमें भी आपको ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या आपको ऐसे कोई कारण समझ में आते हैं, कोई इन्फ्लुएंसेस समझ में आते हैं कि यार इस कारण से ब्रेन ट्यूमर इन लोगों में इस उम्र में ज़्यादा हो रहा है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एक के माइंड में आता है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यंग पॉपुलेशन में हम लोग कैंसर्स देख रहे हैं। तो बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च करी, किसी ने मोबाइल से इसको कनेक्ट किया, किसी ने लाइफस्टाइल से कनेक्ट किया, किसी ने एनवायरमेंटल हैजेट से कनेक्ट किया। डेफिनेटली पिछले 15-20 साल में हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगी है, सीटी स्कैन वगैरह की इंसिडेंस बढ़ने लगे हैं, मोबाइल यूज़ बढ़ गया है। लेकिन अभी तक किसी भी रिसर्च में कोई भी ठोस कारण निकल के नहीं आया है कि इस वजह से इन लोगों में, इन ग्रुप में ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर के कारण ये चांसेस बढ़ गए हैं। तो ब्रेन ट्यूमर को हम किसी भी फैक्टर से कोरिलेट नहीं कर सकते आज की डेट में। यानी अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो है उसका कारण क्या है, किस कारण से होता है? हम जब कारण की बात करते हैं तो सिर्फ एक लेस देन 1% पॉपुलेशन है जिसमें जेनेटिक बेसिस है, जिनमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें कि जीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ब्रेन ट्यूमर होने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज उसके अलावा बाकी सब पेशेंट्स में जो भी ब्रेन ट्यूमर हो रहा है उसका कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ एक खराब किस्मत है। यानी ये जो रिसर्च आती हैं जनरली भी कि जो कि कुछ 6 महीने बाद कई बार ख़राब भी हो जाती हैं, उनके काउंटर में कोई एक और रिसर्च आ जाती है कि फ़ोन के रेडिएशन से ट्यूमर होता है, उसका कोई प्रामाणिक नहीं मिला है। ओके। तो हमने बीमारी पर बात की, उसके सिम्टम्स पर बात की, मैं इलाज पे बात करना चाहूँगा। यू बीइंग अ न्यूरोसर्जन, मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से बीमारी को अप्रोच करते हैं? मान लीजिए आप पेशेंट है आपके सामने और आप किस तरह से आपकी अप्रोच होती है, आप किस तरह से ट्रीट करने का? तो जब ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट हमारे पास आता है, उसने एमआरआई करा रखा है, उसमें ब्रेन ट्यूमर दिख रहा है, मैं उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ। अब वो दो तरीके से हमारे पास आता है। एक आता है वो इमरजेंसी में,
या तो बार बार दौरे पड़ रहे हैं, या बहुत तेज सिर दर्द है, बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, या वो बेहोश हो रहा है, या वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो वो तो हो गई इमरजेंसी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें कि पेशेंट चल के आ रहा है, उसको हाथ में MRI है, उसे खुद पकड़ा हुआ है MRI, उसे पता है उसे ब्रेन ट्यूमर है, हो सकता है वो कैंसर टाइप का, हो सकता है नॉन कैंसर टाइप का हो, और वो फिर आपसे डिस्कस करेगा, या हो सकता है वो कई लोगों से डिस्कस करने जाए। तो जो इमरजेंसी में आ रहा है उसमें तो हमारे को पेशेंट को शायद अगले 24 घंटे में या विद इन 12 आवर्स ऑपरेट भी करना पड़े। उसके हम सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ट्यूमर स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेशंस कराने तो वो भी हम कराते हैं, जैसे हार्मोन टेस्टिंग कराते हैं अगर ज़रूरत है तो। और उसके बाद हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे गैजेट हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दूसरा पेशेंट वो है जो हमारी OPD में आता है और OPD में आके अपना MRI दिखाता है और अपने सिम्टम्स बताता है, और अभी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक होता है, लेकिन उसको ब्रेन ट्यूमर है तो उसको आगे डिस्कशन करना है कि क्या सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है, क्या है। अब उन केसेस में हमारे पास 10% या 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूमर की लोकेशन इतनी ख़राब है कि अगर हम सर्जरी करेंगे तो उसमें पेशेंट को हम नुकसान ज़्यादा दे सकते हैं, खासकर बच्चों में ब्रेन स्टेम ग्लायोमा है या थैलेमिक ट्यूमर्स हैं उन केस में। तो उस केस में हम लोग सर्जरी ना करके शायद सिर्फ बायोप्सी करें या फिर डायरेक्ट रेडिएशन कीमोथेरेपी के लिए भेज दें। पर जिन पेशेंट को सेफ एरिया में ट्यूमर है या इवन जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट एरिया में ट्यूमर है, उनके साथ हम पूरी प्लानिंग करते हैं। उनके CT स्कैन, MRI अगर रिपीट कराना तो रिपीट कराते हैं। MRI में बहुत नई सीक्वेंसेस आई हैं, हम वो सब सीक्वेंसेस कराते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्वालिफाई हो जाए कि किस तरह का ट्यूमर है। उसके बाद कई बार हम लोग न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम न्यूरो नेविगेशन के लिए जो CT स्कैन या MRI कराना है वो भी हम करा लेते हैं, और फिर पेशेंट को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके उसको मेंटली साइकोथेरेपी वगैरह दे के एंड देन वी प्लान फॉर सर्जरी इन अ डे और 2। ओके। सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि ब्रेन ट्यूमर के लिए जो रोबोटिक सर्जरीज की बात आती है, वो इसमें कितनी इफेक्टिव होती हैं, किस हद तक? रोबोट पिछले 10 साल में काफ़ी यूज़ हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एब्डोमिनल सर्जरीज। पेट की सर्जरी, जिसमें कि गायनी की सर्जरी आती है, यूरोलॉजी की सर्जरी आती है, जनरल सर्जरी आती है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है रोबोट, क्योंकि पेट की कैविटी काफ़ी बड़ी होती है और उसके अंदर घुस के सर्जरी करना कई बार मुश्किल होता है, रोबोट बड़ा इजीली घुस जाता है। ब्रेन अभी बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, छोटा ऑर्गन है, उस तक अभी तक रोबोट इतने अच्छे से पहुंचा नहीं है। द ओनली रोबोट विच इज़ अवेलेबल इज़ टू टेक अ बायोप्सी। एक छोटे से एरिया से बायोप्सी लेने में रोबोट सक्षम हुआ है ब्रेन ट्यूमर के केसेस में। अदरवाइज रोबोट का ब्रेन ट्यूमर में इतना ज़्यादा रोल नहीं है। उससे ज़्यादा रोल आता है न्यूरो नेविगेशन का। तो न्यूरो नेविगेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि हम ब्रेन की पहले पिक्चर ले लेते हैं CT MRI करके, और फिर हम उसको इंट्रा ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं टू लोकलाइज एंड एक्यूरेटली रिमूव द ट्यूमर। इसी का नेक्स्ट वर्जन है रोबोट, लेकिन रोबोट अभी तक ट्यूमर को निकालने में कामयाब नहीं हो पाया है, इवन इन एक्सपेरिमेंट्स। तो इसलिए अभी तक रोबोट का ज़्यादा रोल नहीं है ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में। आपने इलाज की बात की, मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या इलाज के बाद ट्यूमर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या फिर कभी वापस भी आ सकता है? हमने जब अपना डिसीजन शुरू किया था, सबसे बड़ी बात यही करी थी कि ब्रेन ट्यूमर को 100% निकाल के ये कहना कि ये क्योर हो गया है, अब दोबारा कभी नहीं हो सकता, ये मुश्किल से 2-4% केसेस में ही पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ सेल्स जो हैं ट्यूमर के वो रह जाते हैं, क्योंकि जो हमें MRI में दिखता है ट्यूमर, जनरली वो हाईली कंसनट्रेटेड सेल्स होते हैं, वो एरिया होता है। उसके बियॉन्ड भी कहीं ना कहीं ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कि हमें MRI में नज़र नहीं आते। ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे को ट्यूमर में ही तक ही लोकलाइज रहना पड़ता है, क्योंकि उस ट्यूमर के बियॉन्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम वाइड एक्सीजन नहीं कर सकते कि साथ में थोड़ा सा नॉर्मल एरिया इधर से उधर से निकाल दिया, नहीं तो पेशेंट को डेफिसिट हो जाएंगे। तो जब हम ट्यूमर निकालते हैं तो हो सकता है कुछ सेल्स वहाँ पर रह गए हों और उनके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। अगर वो बिनाइन ट्यूमर है, बहुत ही हल्का ट्यूमर है, शरीफ ट्यूमर है, तो दोबारा नहीं होगा, 20-25 साल तक नहीं होगा। लेकिन अगर ट्यूमर के सेल्स थोड़े से भी मेलिग्नेंट पोटेंशियल के हैं या वो मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में, तो ट्यूमर दोबारा होने के चांसेस होते हैं। अगर मेलिग्नेंट में नहीं भी कन्वर्ट होंगे तो भी हो सकता है कुछ स्लो ग्रोइंग बेनाइन ट्यूमर्स रिकर कर सकें। इसीलिए हम इन पेशेंट्स में दूसरी मोडेलिटीज का भी यूज़ करते हैं। ओके। एक सवाल सर मेरा ये भी था कि इलाज के दौरान या बाद में, ब्रेन ट्यूमर क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट अलग तरह का छोड़ती है, तो मैं ये जानना चाहता था कि इलाज के दौरान या बाद में पेशेंट को मानसिक या शारीरिक दिक्कत कोई आती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? अगेन मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पेशेंट्स, 2 तरह के पेशेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना MRI खुद लेके आ रहे हैं, खुद चल के आ रहे हैं, खुद बैठ के बात कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है। माइनर सी प्रॉब्लम है, जैसे कभी दौरा पड़ा या कभी कभी सिर दर्द होता है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी ठीक सी हैं और मैनेजेबल है। उन केसेस में कोई नई प्रॉब्लम होने का चांस जो है वो 2 से 5% रहता है, स्पेशली अगर उनकी लोकेशन खराब है।
अगर वो मोटर कॉर्टेक्स में, यानी जो हिस्सा हमारे हाथ और पैरों कंट्रोल करता है, उसके पास या उससे चिपका हुआ है, तो देयर इज अ चांस की वीकनेस आ सकती है। या हमारे स्पीच एरिया के पास है, स्पेशली राइट हैंडेड आदमियों में लेफ्ट साइड में अगर ट्यूमर है तो उसमें स्पीच एरिया या मेमोरी एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। या फिर कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो विजन वाले एरिया के पास होते हैं, और अगर उस एरिया में हम सर्जरी करते हैं तो विजन कैन बी इन्वॉल्व। तो कुछ एक फ्रेश डेफिसिट उन पेशेंट्स में आने के चांस रहते हैं 3 से 5%। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पहले से डेफिसिट होते हैं, जब हमारे पास आते हैं उनका ऑलरेडी अधरंग हो चुका होता है, बार बार सीजर पड़ रहे होते हैं, स्पीच जा चुकी होती है, कईयों की विजन जा चुकी होती है, कईयों का हियरिंग लॉस हो चुका होता है, कई लोगों की सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। तो उस केस में हमारी कोशिश ये रहती है कि चीज़ें बढ़े ना, प्रॉब्लम और ना बढ़े। उसके अलावा जितनी चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं सर्जरी करके, ट्यूमर का जो मास इफेक्ट है, प्रेशर इफेक्ट है, उसको हटा के, तो वो हम करते हैं। और कई बार इसमें अगर ट्यूमर बहुत ख़राब तरीके से बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होता है, तो हो सकता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम और बढ़ भी जाए, वो कोमा में भी चले जाए। आजकल लास्ट 15-20 साल में जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब से मैंने देखा है कि रिजल्ट्स हैव ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड। बहुत ज़्यादा। पहले, आज से 20 साल पहले हम बात करते थे 70% रिजल्ट्स की, 80% रिजल्ट्स की। आज से 10 साल पहले बात करते थे 90 to 95% सक्सेस की। आज हम वही बात करते हैं 97-98% सक्सेस की ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद। तो चीज़ों में बहुत चेंज आया है ओवर लास्ट 20-30 ईयर्स। एक बात कही जाती है अक्सर कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैंने आपसे क्योर पे बात की, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमें ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट करना हो तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि मैं किस तरह ब्रेन ट्यूमर के होने से बच सकता हूं। पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 99% केसेस में ब्रेन ट्यूमर होना एक किस्मत की बात है। हम्म, तो हम अपनी किस्मत को प्रबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो हम अब ज्योतिषी से ही पूछ सकते हैं, हम खुद नहीं बता सकते एज ए डॉक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो जो ट्यूमर होता है उससे फाइट करने की हमारी शक्ति जो है ना, वो बढ़ जाती है, और हम ट्यूमर से अच्छे से लड़ सकते हैं। हमारा मेंटल स्टेटस स्ट्रांग होता है तो हम ट्यूमर को ठीक भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड रहता है कि अगर हमारे को माइनर लक्षण भी है तो हम शर्माए नहीं, घबराए नहीं, अवॉइड ना करें, अपने फैमिली फिजिशियन से मिले, और अगर उसको भी डाउट होता है तो एक एमआरआई करा लें। अगर हम ट्यूमर को एक छोटी स्टेज में पकड़ लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा इजीली हो सकता है, और डेफिसिट्स नहीं होंगे। अगर ट्यूमर वही बढ़ जाता है तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो हम एक ओपिनियन लेनी है, 2 ओपिनियन लेनी है, वो हमारी चॉइस है। एक अच्छे अस्पताल में जहाँ सारे गैजेट्स अवेलेबल हो, वहाँ पर हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए आगे जाएं। और उसके बाद जो आगे फर्दर ट्रीटमेंट्स लेने हैं, चाहे रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, वो सब भी फॉलो करें। तो अगर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो गई, तो उसके बाद ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं या कोई उसके बारे में चिंता ना करें। एक रेगुलर फॉलोअप में भी डॉक्टर के रहना जरूरी है। बार बार एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर बाई चांस रिकरेंस है तो फिर उसके लिए सर्जरी या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का भी इस्तेमाल किया जाए। सो ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, पर उसको अच्छे से ट्रीट करके उसको अपने शरीर से निकाला जा सकता है। अ, अब सर सवाल इस पे भी था मेरा कि जैसे मान लीजिए कोई मरीज़ है जिसको आपने ट्रीट कर दिया, उसको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने में कितना वक्त लगता है या क्या दिक्कतें सामने आती हैं? जो पेशेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक ठाक चलते हुए आए हैं, माइनर सीजर्स हैं या कभी एक बार सीजर हुआ, हेडेक्स हैं, तो उस केस में अगर हम ट्यूमर निकाल देते हैं, ट्यूमर बहुत ख़राब लोकेशन पे नहीं है, तो वो कुछ हफ्तों बाद अपनी नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है, नॉर्मल ऑफिस या अपने काम पे चला जाता है। और ऐसे पेशेंट 5-10 साल तक हमारे पास रेगुलरली विजिट करते हैं, और उनकी शक्ल देख के ये भी नहीं पता चलता कि वो पेशेंट है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, या सर्जरी ऐसी लोकेशन पे थी ट्यूमर की कि उसमें डैमेज फ्रेश हो गया। उस केस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिसिट्स रहते हैं, पर अगर पेशेंट का मेंटल वेलबींग ठीक है, थोड़ा बहुत बॉडी में डेफिसिट्स हैं, तो वो भी अपने काम पे लौट जाते हैं, अपना एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए होती है। कुछ पेशेंट्स 5-10% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी डिसेबल्ड होते हैं, चल नहीं सकते, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं। वो लोग अपने डिपेंडेंट रहते हैं, घर पे रहते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं भी आ पाते। पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का, रिहेबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सडनली होती हैं, बहुत रैपिडली होती हैं, और जो इम्प्रूवमेंट होता है उसमें कई हफ्ते, महीने, साल लग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फैमिली और फ्रेंड्स को सपोर्ट देना है पेशेंट का, और अपना मोराल हाई रखना है। और अगर पेशेंट अपना मोराल हाई रखेगा तो वो जल्दी ठीक होगा।
उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और जो जो मोडेलिटीज उसको ठीक करने के लिए बताई गई हैं उसको फॉलो करना है। यानी कि ये तो तय है कि अगर कोई पेशेंट है जो डिप्रेस्ड होता है इस चीज़ से, तो उसको ठीक होने में उतना ही ज़्यादा वक्त लग सकता है। डेफिनेटली। ओके। सर, हम देखते हैं सोसाइटी में कुछ बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। 8 जून जो है वो आप जानते होंगे कि ट्यूमर अवेयरनेस डे के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे की जी। तरह हम लोग 8 जून को मनाते हैं। हम्म, वो इसलिए मनाते हैं ताकि हम सब एकजुट होके सारे न्यूरो साइंटिस्ट जैसे न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट सब लोग उस दिन ब्रेन पे चर्चा करें, उस पे हम टीवी शोज़ करें, हम लोगों को अवेयर करें। हम लोग मास मीटिंग्स बुलाते हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं, टीवी पे, रेडियो पे के माध्यम से लोगों को बताते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अर्ली डिटेक्शन जो है इट इज़ द की टू सक्सेस। तो हम उसको उससे डर के एमआरआई ना कराएं कि हाँ ट्यूमर ना निकल आए, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्यूमर निकल गया, छोटी स्टेज पे निकल गया तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप उससे भाग नहीं सकते, आपको उससे लड़ना है। यू हैव टू फाइट विद द ट्यूमर। तो इसलिए अगर अवेयरनेस होगी तो आप आएंगे, आप ट्रीटमेंट कराएंगे। सेकेंडली, लोग डरते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया इसका मतलब जिंदगी खत्म, चैप्टर एंड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ऐसा नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे पास जो पेशेंट डेटाबेस है उसमें मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 75% पेशेंट्स आर बैक टू देयर नॉर्मल वर्क फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स देयर आफ्टर। 25 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें मैं 10-12 साल का ही कह सकता हूं, लेकिन दे हैव बीन इनटू देयर जॉब्स पूरे अच्छे तरीके से 75% ऑफ द पेशेंट्स, विच इज अ बिग नंबर। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। सो ब्रेन ट्यूमर बहुत तरीके के होते हैं, बहुत लोकेशन पे होते हैं और हर पेशेंट का ट्यूमर डिफरेंट होता है। हर एक को एक चांस लेना चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आज की बातचीत तो यहीं तक थी, और आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आप उन तक पहुँचाएंगे जिन्हें इस एपिसोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर क्या वो आए, यहाँ पर आए और हमें एजुकेट किया इस बारे में। थैंक यू। बाकी फिर होगी मुलाकात हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का आग्रह है, कर दीजिएगा और सुनते रहिए आज तक रेडियो।